61 शंभू दादा की फायर। अब तक आपने पढ़ा कि कैसे वृषांक और भाव्या एक दूसरे को अपने दिल की बात अपने एक्शंस से बता चुके हैं और अब वृषांक भाव्या को चिढ़ाने और उसे फ्लर्ट करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता। वही भाव्या को भी उसका चिढ़ाना अच्छा लगता है। उधर मार्क ने भी अपना मन बना लिया है कि वो वृषांक के लिए काम करेगा और पहुंच गया वृषांक के ऑफिस और तीनों चल दिए शंभू दादा के अड्डे पर। अब आगे तीनों शंभू दादा के अड्डे के लिए निकल दिए। इधर शंभू दादा के अड्डे पर एक 60 साल का उम्रदराज व्यक्ति अपने घुटनों पर बैठा हुआ था। चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो अपने आप को काफी बेबस और लाचार महसूस कर रहा है। वहीं सामने एक 30-35 साल आदमी कुर्सी पर अपने पैर एक के ऊपर एक चढ़ाकर बैठा उसे देख रहा है। उसके बगल में एक 24-25 साल की लड़की बैठी हुई है जो काफी डरी हुई है, जिसे शंभू दादा बहुत ही गंदी तरीके से छू रहा है, जिसे उसके पीछे खड़े लगभग 25 से 30 आदमी मजे लेकर देख रहे थे। ये उम्रदराज व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि रामेश्वर सिंह जी थे, जो कि उस जमीन के मालिक थे जो वृषांक को चाहिए थी। और वो सामने डरी हुई लड़की उनकी लड़की जिसके वो शादी करने वाले हैं। और वो आराम से बैठा आदमी और कोई नहीं बल्कि शंभू दादा था, जो सामने बैठे रामेश्वर जी से पेपर साइन करने को कह रहा था, जिसे रामेश्वर जी मना करते हुए कहते हैं, शंभू जी मैं ये जमीन इतने सस्ते में नहीं बेच सकता। मेरी अब तक पूरी जमा पूंजी है ये जमीन, जिसे मैं अपने लड़की की शादी और रिटायरमेंट के लिए रखा था। इसकी कीमत 15 करोड़ से भी ज्यादा और आप हमें 30 लाख में इसे बेचने को कह रहे हैं। ऐसा जुलूम मत करिए, हमारे साथ हम पर रहम करिए। ये सुन शंभू दादा अपनी मक्कारी हंसी हंसते हुए कहता है, अरे रामेश्वर जी आप अब जितना मिल रहा है वो कम नहीं है, वरना सोचिए हम तो ये आपसे फ्री में भी ले सकते थे। फिर उस लड़की को और गंदी तरीके से छूते हुए कहता है, और फिर बेटी की शादी क्यों करनी, इसे यही छोड़ जाए, हम रख लेंगे इसे। ये सुन कोई बाप कैसे शांत रह सकता था, तो रामेश्वर जी भी चिल्लाते हुए उठे, शंभू तेरी ये कहने की हिम्मत भी कैसे हुई, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये बोल वो रामेश्वर जी शंभू की तरफ लपके, लेकिन एक 60 साल के व्यक्ति की शरीर में कितना ही फुर्ती और बल होगा, उसे शंभू ने एक ही थप्पड़ में दोबारा जमीन पर गिरा दिया। ये सब देख शंभू दादा को गुस्सा आ गया। वो चिल्लाते हुए कहता है, साले बुढ़े तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे पर हाथ उठाना चाहा, अब तू देख तू पेपर भी साइन करेगा और वो भी फ्री में, और तेरी लड़की के साथ में तेरी आंखों के सामने ही मजे करूंगा। साली बहुत कड़क माल है। ये बोल उस लड़की से जबरदस्ती करने लगता है, जिससे वो डरी हुई लड़की और ज्यादा डर जाती है और अपने आप को छुड़ाने लगती है। वहीं रामेश्वर रोते चिल्लाते रहते हैं, नहीं उसे छोड़ दो, भगवान के लिए उसे छोड़ दो, मैं साइन करता हूँ पेपर, लेकिन तुम लोग उसे छोड़ दो। ये बोल वो जैसे ही पेपर पर अपना पेन रखते हैं तभी उन्हें पीछे से आवाज आती है, रुक जाओ। ये आवाज सुन सब लोग उस तरफ देखने लगते हैं जहाँ 3 आदमी बड़ी ही स्टाइल से चलते हुए आ रहे थे, जिसमें से एक आदमी के चेहरे पर मास्क लगा हुआ था जो कि सबसे आगे चल रहा था। वहीं उसके पीछे 2 आदमी चल रहे थे। उन्हें देखकर ही मालूम चल रहा था कि वो तीनों कोई मामूल इंसान नहीं है। सामने से चलकर आते हुए वो तीनों भगवान से कम प्रतीत नहीं हो रहे थे। रोशनी के कारण किसी का भी चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा था। और जैसे ही वो लोग दिखे शंभू दादा की एक पल को तो फायर ही हो गई, क्योंकि वो बाकी 2 को तो नहीं लेकिन उनमें से एक आदमी को तो जानता ही था। वही वो तीनों आदमी और कोई नहीं ब्लेक, वृषांक, विशाल और मार्क थे, जिनमें से शंभू दादा मार्क को जानता था, क्योंकि एक वक्त पर वो मार्क का चमचा हुआ करता था। लेकिन मार्क ने वृषांक से फाइट हारने के बाद वो काम छोड़ दिया और सही रास्ते पर चलने लगा। वही शंभू ने अपने उसी काम को जारी रखा। मार्क को वहां देख एक पल को तो शंभू डरा था, लेकिन उसे अब अपनी ताकत पर इतना घमंड हो गया था कि उसे लगा अब मार्क उसका क्या बिगाड़ पाएगा, जिससे वो तुरंत ही शांत हो गया और आराम से आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया और वापस अपने मक्कारी वाले रूप में आते हुए मार्क और उनके साथ आए दोनों को हंसते हुए कहता है, अरे वहाँ मार्क भाई आप यहाँ लगता है वापस से धंधा ज्वाइन करने का मन बना लिया है। हाँ वैसे सही भी है, जिसके लिए आपने ये धंधा छोड़ा था वो तो अब इस दुनिया में रहा नहीं, तो फिर क्यों डरना। चलो खैर कोई बात नहीं, देर आए दुर्सत आए, लेकिन अब आपको वो पुरानी जगह नहीं मिलने वाली है मार्क भाई, क्योंकि अब इस धंधे का बादशाह मैं हूँ। हाँ अगर आप चाहें तो मैं आपको अपना राइट हैंड बना सकता हूँ, क्या बोलते हो। वहीं रामेश्वर जी उस मार्क्स वाले आदमी को तो नहीं जानते थे, लेकिन विशाल को अच्छे से जानते थे, क्योंकि वही उनसे डील के सिलसिले में बात करने आया करता था। उसे वहां देख रामेश्वर जी कहते हैं, अरे विशाल जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप लोग कृपा करके यहाँ से चले जाए, वरना ये लोग आप लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे। वहीं ये बात सुन शंभू को समझने में जरा भी देर नहीं लगती कि ये ही है आर.पी. कंपनी के मालिक का सेक्रेटरी, और शायद ये मार्क्स वाला बंदा ही आर.पी. कंपनी का मालिक है, लेकिन ये तो एक बच्चा है। ये देखकर तो वो और ज्यादा निश्चिंत हो गया कि एक बच्चा मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। वहीं शंभू मार्क को ताना मारते हुए कहता है, अरे मार्क भाई ये क्या आप कब से बेबी सिटर बन गए, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये बच्चा ही शायद आर.पी. कंपनी का मालिक है, आप कब से बच्चों को गार्ड करने लगे, क्या वाकई पैसों की इतनी तंगी चल रही है। ये बोल वो हंसने लगा, साथ ही साथ उसके साथी भी हंसने लगे। वहीं ये सुन मार्क का तो खून खौल रहा था, लेकिन वृषांक ने उसे शांति से काम लेने को बोला था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि खामखा कोई खून खराबा हो।
वहीं ये सब सुन रामेश्वर जी कहते हैं, विशाल जी आप लोग यहाँ से जाए, ये लोग बहुत खतरनाक है, आप लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे। रामेश्वर जी एक बहुत ही साफ दिल के इंसान थे, खुद मुसीबत में होते हुए भी उन्हें दूसरों की चिंता थी। ये सुन विशाल कहता है, नहीं रामेश्वर जी आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम लोग हैं ना, सब संभाल लेंगे और आपको ये पेपर साइन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये सुन शंभू दादा गुस्से से कहता है, क्या कहा तूने, तू संभालेगा हम लोगों को इस मार्क के दम पर? अरे ये अब वो पुराना वाला मार्क नहीं रहा जिसे सब डरते थे, ये तो अब एक गिदड़ बन गया है, तू इसकी बदौलत हमें उकसा रहा है, अब तो तुम सब भी यही मरोगे इस बुढ़े के साथ। वहीं ये सुन विशाल कहता है, देखो शंभू दादा हमें पता है तुम ये सब किसके कहने पर कर रहे हो, बेहतर होगा तुम उसके भरोसे इतना मत उड़ो, नहीं तो मुंह के बल गिरोगे। ये सुन शंभू हंसते हुए कहता है, अच्छा तो तुझे पता है ये सब हम बजाज साहब के कहने पर कर रहे हैं, फिर तो अच्छा ही है, चलो उनके लिए ये काम भी कर देते हैं आज ही। आर.पी. कंपनी का किस्सा ही खत्म। ये बोल वो रामेश्वर जी की तरफ मुड़ते हुए कहता है, देख बुढ़े ये लोग तुझे बचा नहीं पाएंगे, जल्दी साइन कर वरना यही सबके सामने तेरी लड़की से मजे करूंगा और फिर मेरे बाद ये सब भी समझा। ये सुन मार्क जिसकी गुस्से की सीमा पार होने वाली थी वो कहता है, शंभू रुक जा वरना बहुत पछताएगा। जिसे सुन शंभू कहता है, तू किसके दम पर इतना उड़ रहा है बे, ये इस बच्चे के दम पर जो खुद को नहीं संभाल सकता, या तू अभी भी उसी भ्रम में है कि तू यहाँ का राजा है। देख मार्क मैं तुझे कभी जानता था इसलिए कह रहा हूँ, चुपचाप अपने इस बच्चे को लेकर यहाँ से निकल जा, नहीं तो तेरे इस बच्चे समेत तुझे भी यही दफना देंगे। ये बोल वो रामेश्वर जी से कहता है, बुढ़े तूने अभी तक साइन नहीं किया, लगता है तुझे ट्रेलर दिखाना ही पड़ेगा। ये बोल वो उनकी लड़की जिसका नाम डोली था उससे किस करने के आगे बढ़ता है, लेकिन वो डोली को छू भी पाता तभी उसे अचानक से जमीन दिखाई देने लगती है। एक पल को तो उसे समझ ही नहीं आता कि ये उसके साथ क्या हुआ, वो तो उस लड़की को किस करने जा रहा था ना फिर जमीन पर कैसे पड़ा है। वहीं अभी अभी जो हुआ उसे देखकर सब हैरान रह गए। दरअसल कुछ देर पहले जब शंभू डोली को किस करने जा रहा था, ये देखकर वृषांत जो अब तक इतनी देर से शांत था एकदम से उठकर शंभू के पास जाकर उसे इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि उसे कुछ समझ ही नहीं आया। वहीं मार्क और विशाल तो वृषांत को आंखें फाड़े बस देखे ही जा रहे थे। दोनों ही अपने मन में बोल रहे थे, अभी कुछ देर पहले शायद यही थे जिन्होंने कहा था कि हमें लड़ाई नहीं करनी है बल्कि शांति से बैठकर मामले को सुलझाना है, और अभी खुद ही हाथ उठा दिया। वहीं कुछ देर बाद जब शंभू अपने होश संभालता है तो गुस्से से अपने आदमियों से कहता है, अरे नालायकों पैसे क्या खाली खड़े होने के लेते हो मुझसे, अरे मारे इन्हें तब तक जब तक ये लोग मर नहीं जाते। वहीं ये सुन वृषांत अपनी शैतानी स्माइल पास करता है जिसे देख शंभू की तो हालत ही खराब हो जाती है। वहीं अब विशाल और मार्क को भी चुप रहने की कोई जरूरत नहीं थी, तो वो लोग भी मैदान में उतर जाते हैं और देखते ही देखते वो सारे लोग जो अभी कुछ देर पहले उन लोगों पर हंस रहे थे उन सबकी चीखें उस पूरे अड्डे पर गूंजने लगती है। वृषांत तो जैसे पागल ही हो गया था, वो तो बस जो सामने आता उसे मारे जा रहा था। वहीं ये सब नज़ारा देख शंभू अब खुद को कोस रहा था कि क्यों उसने ये काम हाथ में लिया, और लिया तो लिया, इस बच्चे को उकसाने की क्या सूझी, लेकिन अब तो काफ़ी देर हो चुकी थी पछतावे के लिए, तो उसे वहां से भागना ही सबसे सही लगा। वहीं उसे भागता देख वृषांत अपने पास ही लड़े एक हथौड़े को उसके पैरों पर दे मारता है जिससे वो अपने मुंह के बल गिरा। वहीं अब तक मार्क और विशाल ने शंभू दादा के बाकी आदमियों को मार मार कर अधमरा कर दिया था और सबको वही छोड़कर आकर वृषांत के पास खड़े हो गए जो इस वक्त काफी गुस्से में था। वही शंभू दादा अपने आप को किसी तरह संभाल कर जाकर एक पिलर से टिक गया। वही वृषांत उसके पास आते हुए कहता है, तो मिस्टर शंभू दादा कैसा लग रहा है अब? ये बोलते हुए वो उस हथौड़े को उठा लेता है जो उसे मारते वक्त निकल गया था। उसे सही करते हुए वो जाकर उस कुर्सी पर बैठ जाता है जिस पर कुछ देर पहले शंभू बैठा हुआ था। इस वक्त वृषांत बिल्कुल भी मासूम नहीं दिख रहा था जिसे देख मार्क और विशाल के साथ साथ रामेश्वर जी और डोली भी काफी डर गए थे। वही शंभू ने तो वृषांत को देखकर अपनी पेंट ही गीली कर ली थी। 62 डोंट मेस विद द रोंग गाय। अब तक आपने पढ़ा कि कैसे वृषांत, विशाल और मार्क शंभू दादा के अड्डे पर गए थे रामेश्वर जी और उनकी लड़की को बचाने ताकि वो उनके साथ कुछ गलत ना कर दे। वहां जाकर वृषांत ने जो उसके देखकर तो उसका खून ही खौल उठा। उसने देखा कि रामेश्वर जी जमीन पर अपने घुटनों के बल बैठे अपनी बेटी को छोड़ देने की भीख मांग रहे थे। वहीं उनकी लड़की डोली को शंभू बहुत ही गलत तरीके से छू रहा है, यहाँ तक मार्क के मना करने पर भी वो नहीं माना। वहीं ये सब देखकर वृषांत से नहीं रहा गया तो उसने शंभू दादा को मारना शुरू कर दिया। अब आगे शंभू दादा अपने सारे आदमियों को पीटते देख डर गया और वहां से भागने लगा। जिसे भागता वृषांत देख लेता है वो उसे यहाँ से जाने की कैसे दे सकता था, तो उसने पास ही पड़ा हथौड़ा उठाया और शंभू के पैरों पर दे मारा जिससे वो लड़खड़ा कर गिर गया। वहीं अब तक मार्क और विशाल ने शंभू दादा के बाकी आदमियों की हालत मार मार कर खराब कर दी थी, उनमें से कोई भी उठने लायक नहीं बचा था।
वही शंभू भी अब अपने आप को कोस रहा था कि क्यों वो इस पिचड़े में पड़ा, लेकिन अब इस पछतावे के लिए काफी देर हो चुकी थी। वही वृषांक आराम से शंभू दादा के पास चलकर जा रहा था, जिसे देख शंभू को अपनी मौत खुद चलकर आती हुई मालूम हो रही थी। वृषांक आकर उसके पास उसी चेयर पर बैठ गया जिस पर बैठकर वो कुछ देर पहले अपने आप को राजा समझ रहा था। इस वक्त वो कोई मासूम सा दिखने वाला लड़का नहीं बल्कि एक हैवान लग रहा था जो सामने वाले की जान लेकर ही मानेगा। वृषांक ने हथौड़ा उठाते हुए शंभू से कहना शुरू किया, शंभू तुझे पता है संत कबीर जी ने एक दोहा लिखा था कि ऐसी वाणी बोलिए मान का आप खोए, औरन को शीतल करे और आप और शीतल होए। मतलब समझा इसका, हमेशा लोगों से ऐसी वाणी बोलिए कि वो आपको सुनते ही मन खुश हो जाए। इससे सुनने वाला भी आनंदित होता है और बोलने वाला भी। लेकिन तूने तो इस दोहे का अपना ही वर्जन बना दिया। ऐसी वाणी बोलिए कि सबसे झगड़ा होए। बहुत खूब, ये तो अच्छी बात है, लेकिन तू दूसरी लाइन तो बनाना ही भूल गया। खैर कोई बात नहीं, दूसरी लाइन मैं तुझे बताता हूँ। ऐसी वाणी बोलिए कि सबसे झगड़ा होए, लेकिन औ से झगड़ा ना करे जो आपसे तगड़ा होए। ये बोल वो शंभू को देखने लगा। वहीं माक और विशाल भी पीछे खड़े होकर ये सब सुन रहे थे। रामेश्वर जी अपने बेटी को लिए एक कोने में खड़े थे। तब वृषांक आगे कहता है, तूने बजाज के कहने में आकर रामेश्वर जी को उठा लिया ताकि उनसे जबरदस्ती जमीन के पेपर साइन करवा सके। गुड, इसमें कोई परेशानी नहीं थी, ये तो तेरा काम है। लेकिन ये बोलने के बाद वृषांक शंभू के करीब आकर गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोलता है, लेकिन तुझे इन सब में उनकी लड़की को बीच में नहीं लाना चाहिए था। ये बोल वृषांक ने उसी हथौड़े से शंभू के पैर पर जोर से वार किया, जिससे शंभू की एक तेज चीख पूरे अड्डे पर गूंज गई, जिसे सुनना सिर्फ रामेश्वर जी और डोली बल्कि माक और विशाल भी डर गए। लेकिन वृषांक वहीं नहीं रुका, उसने वापस उस हथौड़े को सही करने हुए कहना चालू रखा, लेकिन अब जब तूने ये घिनौना काम कर ही दिया था तो एक उसूलों वाले गुंडे की तरह सिर्फ अपने काम से काम ही रखना चाहिए था ना। तू पेपर साइन करता और शराफत से लड़की और उन्हें जाने देता, इसमें भी कोई परेशान नहीं थी। ये बोलने के बाद फिर उसने गुस्से से दांत पिसते हुए कहा, लेकिन नहीं, तूने अपनी गंदी नज़र उस लड़की पर डाली जिसे उसके पिता ने इस दुनिया से बचाकर रखा था। और तो और उसके पिता ने भी कभी उस पर हाथ नहीं उठाया, और तूने ना सिर्फ उसे मारा बल्कि तू उसके साथ मजे करना चाहता था। ठीक है, मैं देता हूँ तुझे मजे मैं देता हूँ। ये बोलते हुए उसने वही हथौड़ा उसके दोनों हाथों पर दे मारा, जिससे शंभू को अपनी मौत आते हुए देख रही थी उसे मौत अपनी इस जिंदगी से ज्यादा आसान लग रही थी। वही वृषांक वहीं नहीं रुका, उसने वो हथौड़ा छोड़ा और एक डंडा उठा लिया और ले जाकर डोली के पास खड़ा हो गया और डंडा देते हुए बोला, डोली बच्चे, मैं जानता हूँ तुम इस वक्त काफी डरी हुई हो, और सच कहूँ तो यही डर तुम औरतों के पतन का कारण बनता है। यही डर इन्हें तुम्हारे साथ गलत करने की ताकत देता है। फिर डंडा देते हुए कहता है, ये लो और जाकर बताओ उसे कि तुम किसी ने नहीं डरती और इन जैसों को अकेले ही संभाल सकती हो, ताकि आगे कोई भी दूसरा शंभू किसी डोली पर गंदी नजर डालने की हिम्मत भी ना कर पाए। वहीं ये सब सुन डोली एक पल को तो डर गई थी और उसने रामेश्वर जी की तरफ देखा जो उसे हाँ में सिर हिलाकर हिम्मत रखकर आगे बढ़ने को कह रहे थे, जिसे देख डोली ने हिम्मत बांधी और उस डंडे को पकड़कर आगे बढ़ने लगी। शंभू इतनी मार खाने के बाद भी अभी तक बेहोश नहीं हुआ था। वही डोली शंभू को देखकर वापस डरने लगी, जिस पर वृषांक ने उसे हिम्मत रखने को कहा, जिसके बाद डोली अपने साथ हुए हादसे को याद करने लगी कि कैसे इस आदमी ने उसे गंदी तरीके से छुआ था। ये याद करते ही उसे शंभू पर बेहिसाब गुस्सा आने लगा और उसने जोर से चिल्लाने के साथ उसे मारना शुरू कर दिया। उसका दर्द वहां मौजूद हर इंसान महसूस नहीं कर सकता था, क्योंकि वो दर्द सिर्फ एक लड़की ही समझ सकती है। जब उसके इज्जत पर कोई हाथ डालता है तो उसे कैसा महसूस होता है। काफी देर मारने के बाद जब डोली थक गई तो डंडा फेंककर जोर जोर से रोने लगी, जिसे देख रामेश्वर जी ने जाकर उसे संभाला। वही शंभू अब लगभग बेहोशी के कगार पर था, जिस पर वृषांक ने बिल्कुल ध्यान नहीं था और सीधा माँ के पास चला गया और उससे कहा, माँ, इस गंदगी को इस शहर से बाहर फेंक दो, मुझे ये गंदगी मेरे शहर में नहीं चाहिए। और हाँ, अपने लड़कों से कह दो आज के बाद अगर ये इस शहर में दोबारा दिखे तो इसे तुरंत मौत के घाट उतार दे, ताकि धरती का बोझ कम हो सके। वहीं ये सुन शंभू की तो सांसें ही अटक गई हो और वो शौक के कारण बेहोश हो गया। वही वृषांक रामेश्वर जी के पास जाते हुए कहता है, रामेश्वर जी चलिए मैं आप लोगों को घर तक छोड़ देता हूँ। ये बोल वो उन दोनों को लेकर विशाल के साथ वहां से निकल गया और माँ को उसे ठिकाने लगाकर सीधा ऑफिस आने को कहा और वहां से निकल गया। कुछ ही देर में वो लोग रामेश्वर जी के घर पर थे, जहां रामेश्वर जी की पत्नी लक्ष्मी जी उन सबका इंतजार कर रही थी। रामेश्वर जी और डोली को आते देख वो दौड़कर उनके गले लग गई। डोली के किडनैप के बाद से वो काफी परेशान थी, लेकिन अब जाकर उनकी सांस में सांस आई थी। वहीं डोली अपनी माँ का आंचल पाकर एक बार फिर रो पड़ी, जिसे देख लक्ष्मी जी उसे चुप कराते हुए कहती है, चुप हो जा मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। फिर रामेश्वर जी की तरफ देख पूछती है, आप ठीक तो है ना जी, कुछ हुआ तो नहीं आपको? जिस पर रामेश्वर जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, नहीं भाग्यवान, मुझे और डोली दोनों को कुछ नहीं हुआ, हम बिल्कुल सही सलामत हैं।
वहीं लक्ष्मी जी कुछ और पूछती तब तक उनकी नज़र पीछे खड़े वृषांक और विशाल पर पड़ी। उन्हें देख लक्ष्मी जी रामेश्वर जी से पूछती है, जी ये लोग कौन है? जिस पर रामेश्वर जी वृषांक के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, यही तो है वो जिनकी वजह से हम आज सही सलामत खड़े हैं। अगर इन्होंने सही समय पर आकर हमें बचाया नहीं होता तो शायद आज हम जिंदा ना होते। ये सुन लक्ष्मी जी वृषांक के सामने हाथ जोड़कर कहती, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, जो आपने हमारे लिए इतना कुछ किया। ये सुन वृषांक उनका हाथ पकड़ते हुए कहता है, ये आप क्या कर रही है माँ जी? बड़ों का हाथ छोटों को आशीर्वाद देते हुए अच्छा लगता है, उनके सामने हाथ जोड़े नहीं। ये सुन लक्ष्मी जी वृषांक के सिर पर हाथ रखकर कहती है, खूब तरक्की करो मेरे बच्चे, भगवान तुम्हें हर मुसीबत से बचा कर रखे। वहीं रामेश्वर जी बात को घुमाने के लिए कहते हैं, अच्छा भाग्यवान मेहमान आए हैं तो उनका पेट क्या बातों से ही भरोगी? अरे कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम करो, और डोली बेटा तुम जाकर वृषांक जी के लिए पानी वानी का इंतजाम करो तो। और वृषांक से कहते हैं, वृषांक जी आए, अंदर बैठकर बातें करते हैं। ये बोल वो उन दोनों को अंदर ले गए। कुछ ही देर में वहां काफी सारा नाश्ता लग गया, जिसे देख वृषांक अपना मास्क हटाते हुए कहता है, रामेश्वर जी इन सब की क्या जरूरत थी? वहीं डोली, रामेश्वर जी और लक्ष्मी जी तो वृषांक को देखकर ही हैरान थे, क्योंकि वृषांक की उम्र इतनी नहीं थी कि वो इतना कुछ कर सके। इस उम्र में तो अधिकतर बच्चों को यही नहीं मालूम होता कि वो आगे क्या करना चाहते हैं, और ये लड़का तो इतनी बड़ी कंपनी चला रहा है। वहीं वृषांक इन सबके हैरान चेहरे देख समझ जाता है कि वो लोग क्या सोच रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। वहीं रामेश्वर जी भी कुछ नहीं कहते, क्योंकि उन्होंने ने दुनिया देखी थी। उन्हें पता था इस दुनिया में कई ऐसे लोग पड़े हैं जिनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, शायद उन्हीं में से एक वृषांक भी है। तो वो बात को घुमाने के लिए कहते हैं, अरे ऐसे कैसे, जरूरत नहीं थी, आप हमारे मेहमान हैं, और ऊपर ने आज आपने जो हमारे ऊपर उपकार किया है उसके बदले ये तो कुछ भी नहीं है। ये सुन वृषांक कहता है, अरे रामेश्वर जी उपकार कैसा? एक बहन मुसीबत में थी तो भाई को तो आना ही था ना। ये सुन लक्ष्मी जी कहती है, संस्कार बहुत अच्छे हैं बेटा तुम्हारे, जो तुम ऐसा सोचते हो। ये बोल वो वहां से कुछ काम करने किचन में चली गई। जिसके बाद रामेश्वर जी कहते हैं, हाँ तो वृषांक जी आप उस जमीन को खरीदने में अभी भी दिलचस्पी रखते हैं, जबकि आपको पता है कि उस पर बजाज साहब की नज़र है। जिस पर वृषांक कहता है, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं कि किसी नज़र किस पर है। ये सुन रामेश्वर जी उठकर जमीन के कागजात लाते हुए कहते हैं, ये लीजिए वृषांक की, इस पर मैंने साइन कर दिए हैं, और अब आप भी साइन कर दीजिए ताकि ये जमीन आपकी हो सके। जिस पर वृषांक कहता है, लेकिन पैसों की बात तो हुई ही नहीं। जिस पर रामेश्वर जी कहते हैं, आपने जो हमारे लिए किया है उसके आगे ये जमीन तो कुछ भी नहीं है, इसे हमारा धन्यवाद समझकर स्वीकार कर लीजिए। जिस पर वृषांक कहता है, जी नहीं रामेश्वर जी, इतना बड़ा धन्यवाद हम स्वीकार नहीं कर सकते। मैं इस जमीन की मार्केट प्राइस जो कि 15 करोड़ है और जो कि हमने आपको देने का वादा किया था, तो आपको लेना ही पड़ेगा। ये बोल वो एक चेक निकाल कर उस पर अमाउंट भरकर साइन कर देता है। वहीं रामेश्वर जी मना करते ही रह जाते हैं। अंत में उन्हें वो चेक लेना ही पड़ता है, जिसे देख उनकी आंखें असमंजस पर जाती है। उन्हें लगता है शायद वृषांक ने गलती से गलत रकम भर दी है। ये देख वो बोलते हैं, वृषांक जी आपने शायद गलती से गलत रकम भर दी है, बात तो 15 की हुई थी लेकिन इसमें तो 15.5 लिखा हुआ है। ये बोलते वक्त तक डोली और लक्ष्मी जी भी बाहर आ गई थी। वहीं उनकी बात सुन वृषांक कहता है, नहीं रामेश्वर जी मैंने गलत नहीं लिखा है, 15 आपके जमीन के लिए और बाकी। ये बोलते हुए वो डोली के पास आ जाता है और उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, बाकी के 50 लाख मेरी इस बहन के लिए। फिर रामेश्वर जी की तरफ मुड़कर कहता है, खूब धूमधाम से शादी कीजिएगा मेरी बहन की। ये बोल वो वहां से जाने लगता है, जिसे देख लक्ष्मी जी कहती है, अरे बेटा आपने तो कुछ खाया ही नहीं। जिस पर वृषांक उनसे हाथ जोड़ते हुए कहता है, नहीं माँ जी आज नहीं, आज जरा व्यस्त हूँ, फिर कभी जरूर आऊंगा। ये बोल वो वहां से विशाल के साथ निकल जाता है। वहीं रामेश्वर जी, लक्ष्मी और डोली उन्हें जाते हुए देखते रहते हैं। तो लक्ष्मी जी कहती है, यकीन नहीं होता इतनी कम उम्र में इतना कुछ हासिल कर लिया। ये सुन रामेश्वर जी कहते हैं, काबिलियत उम्र की मोहताज नहीं होती लक्ष्मी जी, ये बात इस बच्चे ने साबित कर दी। 63 भाव्या हुई नाराज। अब तक आपने पढ़ा कि कैसे माँ ने वृषांक का ऑफर मान लिया था, जिसके बाद ये लोग शंभू दादा के अड्डे पर गए थे रामेश्वर जी और उनकी बेटी डोली को बचाने, जहां शंभू ने वृषांक को हल्के में ले लिया और उसके सामने ही डोली पर हाथ डालने लगा। ये देखकर वृषांक का पारा हाई हो गया और उसने उसे मारना शुरू कर दिया और मार मार कर अधमरा कर दिया और मार्ग से उस इंसान को शहर के बाहर फेंकने को कह दिया। वहीं रामेश्वर जी ने वो जमीन वृषांक के नाम कर दी, जिसकी उन्हें अच्छी खासी रकम के साथ साथ एक अच्छा दोस्त भी मिला। वहीं वृषांक ये डील कर वहां से निकल गया। अब आगे जमीन मिलने के बाद विशाल और वृषांक वहां रुके नहीं और निकल गए। कार में वृषांक आज हुए उस घटनाक्रम के बारे में सोच रहा था कि आखिर उसे इतना गुस्सा क्यों आ गया था। जब शंभू ने डोली को हाथ लगाया तो वो पहले तो कभी इतना इमोशनल आदमी नहीं था, फिर ये उसके साथ क्या हो रहा है, या शायद ये भाव्या से प्यार का असर है जो उसे इस तरह बना रहा है। भाव्या का ख्याल आते ही वृषांक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, जिसे विशाल ने नोटिस कर लिया था। उसने पूछा, क्या हुआ वृषांक, क्या सोच रहे हो?
जिस पर वृषांक कोई जवाब न देते हुए विशाल से ही पूछ बैठता है, विशाल भाव्या तुम्हें कैसी लगती है? ये सुनकर तो विशाल को शौक ही लग गया। उसने झटके से कार रोक दी और पीछे मुड़कर पूछा, ये सवाल तुम क्यों कर रहे हो? वही विशाल का कार रोकता देख वृषांक कहता है, ये सवाल तुम कार चलाते हुए भी पूछ सकते थे। ये सुन विशाल वापस कार चलाने लगता है। वही वृषांक वापस से पूछता है, बताओ ना भाव्या कैसी लड़की लगती है तुम्हें, एंड प्लीज सच ही बताना। जिस पर विशाल मुस्कुराते हुए पूछता है, क्यों, क्या तुम उससे प्यार करने लगे हो? जिसे सुन वृषांक आराम से बैठते हुए बोलता है, पता नहीं यार, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, या शायद सच में मैं उसे पसंद करने लगा हूँ। मुझे उसके साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है जब वो मेरा रात को इंतजार करती है, अपनी क्यूट सी हरकतों से मुझे हंसाती है, और जब वो मुझे डांटती है तो दादी अम्मा बन जाती है। पता नहीं क्यों लेकिन उसका रोना मुझसे देखा नहीं जाता, और हंसी सारी थकान मिटा देती है। वृषांक क्यों ही इस तरह भाव्या के बारे में बोले जा रहा था, जिसे विशाल गौर से सुन रहा था और देख भी रहा था कि भाव्या के बारे में बात करते वक्त उसके आंखों में एक अलग ही चमक थी, जो उसके आंखों में आहाना के बारे में सोचते ही आ जाती है थी। विशाल को पता चल चुका था कि वृषांक भाव्या से प्यार करने लगा है। ये सोच विशाल मुस्कुराए बिना ना रह सका और सोचा, सही है, इस उम्र में नहीं करेगा तो कब करेगा। और वैसे भी जहां तक वो भाव्या को जान पाया था, वो एक बहुत ही सुलझी हुई और अच्छी लड़की थी, जो वृषांक को वाकई में खुश रखेगी। उसकी बातें सुन विशाल को उसके मजे लेने की सूझी। वही वृषांक अपनी बात कहने के बाद विशाल से पूछता है, बताओ ना विशाल, भाव्या तुम्हें कैसी लगती है? उसकी बात सुन विशाल सीरियस सा फेस बनाकर कहता है, ये बात तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम नहीं देख सकते? जिस पर वृषांक कहता है, हाँ देख सकता हूँ, लेकिन कभी कभी कुछ चीजें पास से जितनी अच्छी दिखती है, असल में दूर से उतनी ही खतरनाक दिखती है। ये सुन विशाल कहता है, देखो वृषांक, मैं तुम्हें देखकर ही बता सकता हूँ कि तुम उससे प्यार करने लगे हो, लेकिन वृषांक मैं एक बात बता दूँ, मुझे वो लड़की कुछ समझ नहीं आती। ना जाने क्यों ऐसा लगता है जैसे जो वो दूसरों को दिखाती है वो असल में वो है नहीं। मुझे ये लड़की थोड़ी डरावनी लगती है। ये सुनकर वृषांक का मुंह सीरियस हो गया। उसने विशाल से सीरियस टोन में पूछा, ये तुम कैसे कह सकते हो? जिस पर विशाल वृषांक का मुंह देखकर अंदर ही अंदर खूब हंसे जा रहा था, लेकिन बाहर से दिखाता नहीं, और सीरियस होते हुए कहता है, पता नहीं क्यों लेकिन जब भी मैंने उसे देखा है मुझे कुछ अच्छी वाइब नहीं आई उससे, तो मुझसे संभल कर रहना। ये सुनकर ना जाने क्यों लेकिन उसे निशा और उसके दिए हुए धोखे की याद आ जाती है। वो डर, घबराहट, गुस्सा, नफरत सब एक साथ ही महसूस कर रहा था। उसे पता ही नहीं चला, लेकिन अचानक उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और उसका वो खतरनाक ऑरा विशाल साफ साफ महसूस कर सकता था। ये देख विशाल को अब अपने पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने वृषांक से प्रैंक करने की सोची। वो क्यों ये भूल गया था कि भले ही वृषांक काफी टैलेंटेड था, लेकिन था वो एक 21 साल का लड़का ही। उसने तुरंत वृषांक से कहा, वृषांक डोंट टेल मी कि तुमने मेरी बातों पर विश्वास कर लिया और अब तुम भाव्या से दूर रहने वाले हो। ये सुन वृषांक उसे नासमझी से देखने लगता है, तो विशाल कहता है, यार मैं मजाक कर रहा था, तुम्हें ये भी नहीं दिखा? वृषांक के ही सुनना था कि बस वृषांक लगा विशाल को मारने। वो मारते हुए कहता है, विशाल आज तुम नहीं बचोगे मेरे हाथों, तुमने एक पल के लिए मुझे डरा ही दिया था। वही विशाल वृषांक की मार से बचते हुए कहता है, अब इसमें मेरी क्या गलती है, तुमने ही मेरा मजाक नहीं समझा। ये सुनकर वृषांक अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है। वही विशाल वृषांक से कहता है, भाव्या काफी समझदार और सुलझी हुई लड़की है, तुमने अच्छी लड़की चुनी है अपने लिए। ये सुनकर वृषांक मुस्कुराने लगता है। वही विशाल अब सीरियस होते हुए पूछता है, खैर ये सब छोड़ो, ये बताओ अब बजाज का क्या करना है? आज नहीं तो कल तक तो उसे खबर मिल ही जाएगी कि। ये सुनकर वृषांक भी सीरियस हो गया और कहा, पता है उसके लिए भी मेरे पास एक प्लान है। तुम एक काम करो, जितनी जल्दी हो सके ये बात मीडिया में फैला दो कि वो जमीन आर.टी. कंपनी ने खरीद ली है और जल्दी वहां कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो जाएगा। और रामेश्वर जी से कह दो कि शंभू वाली बात किसी ने भी ना कहे, अगर कोई पूछे भी तो कह दे कि नहीं, इस नाम का कोई भी आदमी उनके पास नहीं आया था। ये सुन विशाल पूछता है, इससे क्या होगा? जिस पर वृषांक कहता है, इससे होगा ये कि बजाज शंभू पर अपना गुस्सा निकालने जाएगा कि क्यों उसके कहने पर भी शंभू रामेश्वर जी से मिलने नहीं गया, और वो उसे ढूंढने लगेगा। तब तक हम वहां काम शुरू भी कर देंगे, उसके बाद वो कुछ नहीं कर पाएगा। ये सुन विशाल दोबारा पूछता है, लेकिन अगर बजाज को शंभू मिल गया और उसने सब बता दिया तो? ये सुन वृषांक एक शैतानी मुस्कुराहट देता है और कहता है, ऐसा नहीं होगा, अब शंभू किसी को दिखाई नहीं देगा। तुम्हें क्या लगता है मैंने मार्क को ही क्यों चुना था अपने काम के लिए, जबकि वो काम तो कोई भी कर सकता था? मार्क को पता है कि उसे शंभू के साथ क्या करना है, और अब शंभू कभी किसी को दिखाई नहीं देगा। ये सुनकर विशाल एक पल को तो डर ही गया था, लेकिन फिर ध्यान से सोचने पर उसे भी ये सही लगा, क्योंकि वो कोई ऐसा नहीं था जिसे यूं ही छोड़ दिया जाए। यही सब बात करते करते वो लोग ऑफिस पहुंच गए, जहां उन्हें मार्क दिख गया और वो लोग ऑफिस में चले गए और प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने लगे। उन्हें काम करते करते वक्त का पता ही नहीं चला कि कब रात हो गई। काम खत्म होने पर सब अपने अपने घर के लिए निकले, जहां मार्क, विशाल और वृषांक
वृषांक को घर छोड़ने जा रहा थे और उसे छोड़ने वहां से निकल गए। वहीं वृषांक सोच रहा था कि वो भाव्या को कैसे फेस करेगा, जबकि उसने कहा था कि आज लेट मत होना। वो डरते डरते घर के अंदर जाता है तो देखता है वहां कोई नहीं है। ये देख जैसे ही वो निश्चिंत होता है कि तभी पीछे से आवाज आती है, याद आ गई घर की। ये आवाज सुनकर पहले तो वृषांक डर जाता है, लेकिन फिर मुड़ते हुए एक हंसी के साथ कहता है, अरे भाव्या तुम अभी तक जग रही हो, मुझे लगा तुम सो गई होगी। ये सुन भाव्या अपने हाथ बांधते हुए कहती है, विशी कोई सही रीजन देना लेट आने का, वरना आज मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी। ये सुनकर वृषांक उसके पास जाते हुए कहता है, अरे यार तुम इतना नाराज क्यों हो रही हो, सच में आज काम बहुत ज्यादा था, इसी वजह से लेट हो गया सच में। ये सुन भाव्या नाराज होते हुए कहती है, तुम्हारा ये हमेशा का हो गया है विशी, तुम रोज लेट घर आते हैं, अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखते, जाओ मुझे तुमसे बात नहीं करनी। ये बोल वो वहां से जाने लगती है तो वृषांक उसे पीछे से पकड़कर अपने करीब कर लेता है, जिससे भाव्या की पीठ अब वृषांक के सीने से जा लगी थी, जिसे महसूस कर भाव्या एकदम शांत हो गई थी, या यूं कहे कि वृषांक की फ्रेग्रेंस में वो हमेशा ही खो जाती थी। वही वृषांक को भी भाव्या की फ्रेग्रेंस काफी पसंद थी, जिसके उसके बेचैन दिल को सुकून मिलता था। दोनों ऐसे ही खड़े रहे तो वृषांक ने कहना शुरू किया, सॉरी भाव्या, जानता हूँ मेरी गलती है, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम जानती हो मैं तुम्हारा गुस्सा नहीं झेल सकता। तुम नाराज होती हो तो ऐसा लगता है जैसे मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, दुनिया बिल्कुल खाली सी लगती है मुझे अपनी, इसलिए प्लीज नाराज मत रहो मुझे। वही वृषांक की गर्म सांसें उसके कंधे पर पड़ रही थी, जिससे उसके शरीर में सिरहन सी दौड़ गई थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और बस वृषांक की टच को महसूस करने लगी, और उसने अपनी आंखें बंद करते हुए भी कहा, वृषांक तुम हमेशा ही ऐसा करते हो, पहले गलती करते हो फिर इस तरह माफी मांगते हो कि मैं तुमसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह पाती। क्यों तुम कभी मेरी बात नहीं मानते, हमेशा अपने मन की करते हो, पता है तुम जब लेट होते हो तो मुझे कितनी टेंशन होती है। ये सुन वृषांक उसे अपनी तरफ करते हुए कहता है, सॉरी आगे से ध्यान रखूंगा। ये बोल वो भाव्या के माथे पर किस कर देता है, फिर खुद नाटक करते हुए कहता है, हे भगवान, ये निष्ठुर लड़की जब मैं आया हूँ अपने आगे पीछे घुमा रही है, इसे ये भी ध्यान नहीं रहा कि मुझे कितनी जोरों से भूल लगी है, हे भगवान बचाओ मुझे इस निष्ठुर लड़की से। वही भाव्या वृषांक की नौटंकी देख हंसते हुए कहती है, सॉरी तुम इतनी लेट हो कि भगवान भी अब तक सोने चले गए होंगे, अब चुपचाप बैठो, मैं खाना गर्म करके लाती हूँ। ये बोल वो खाना लेने चली गई। वही वृषांक उसे जाते हुए देख बस। चट 64 थर्ड फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम। अब तक आपने पढ़ा कि कैसे वृषांक रामेश्वर जी को शंभू जी की कैद से बचाता है, जिसके फलस्वरूप उसे वो जमीन आराम से मिल जाती है, जिसे लेकर वो वहां से निकल जाता है। रास्ते में वो विशाल से भाव्या के बारे में पूछता है तो विशाल पहले तो उससे प्रैंक करता है, लेकिन बाद में सच्चाई बताता है, जिसके बाद वो दोनों ऑफिस चले जाते हैं, जहाँ उन्हें लेट हो जाती है, जिससे भाव्या वृषांक पर काफी नाराज हो जाती है। अब आगे वृषांक भाव्या को मनाने में कामयाब हो गया था, तो वही भाव्या उसके लिए खाना लेने चली गई थी। कुछ ही देर में वो खाना लेकर आई, तब तक वृषांक फ्रेश होकर आ चुका था। वृषांक आकर खाना खाने बैठा और पूछा, तुमने खाया, जिस पर भाव्या कुछ हड़बड़ा जाती है और हड़बड़ाते हुए कहती है, हाँ मैंने खाना खा लिया है। उसके बोलने के अंदाज से ही वृषांक समझ चुका था कि उसने खाना नहीं खाया है। वृषांक ने उससे कहा, ठीक है तो ये बात जरा तुम मुझसे आंखें मिलाकर भी बोलो तो मैं मान जाऊंगा। ये सुन भाव्या कुछ नहीं बोल पाती। ये देखकर कि भाव्या ने अभी तक खाना नहीं खाया है, वो काफी गुस्सा हो गया और बोलने लगा, भाव्या ये क्या बचपना है, तुम मुझे केयरलेस होने के लिए डांटती रहती है और तुम खुद इतनी केयरलेस हो, इतनी रात हो गई है, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है, अगर तुम बीमार पड़ गई तो ये कैसा बचपना है। भाव्या से सुन कहती है, विशी मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, मैंने सोचा था कि तुम जब आओगे तभी खा लूंगी। ये सुन वृषांक कहता है, मैं तुम्हारा कोई पति नहीं हूँ भाव्या जो तुम मेरे खाने के बाद खाना खाओगी, और अगर आज मैं घर नहीं आता तब तो क्या तुम खाना ही नहीं खाती, तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो। भाव्या को वृषांक का डांटना काफी बुरा लग रहा था, लेकिन जब उसने वो पति वाली बात कही तो उसे काफी ज्यादा बुरा लग गया। वो वहां से सॉरी बोलकर जाने लगी, तब जाकर वृषांक को भी रियलाइज हुआ कि वो कुछ ज्यादा ही बोल गया है, तो वो जाती हुई भाव्या को पकड़ लेता है और उसे बैकहक करते हुए कहता है, सॉरी भाव्या, मैं वो सब नहीं कहना चाहता था, बस मुझे गुस्सा आ गया। तुम अभी तक क्यों भूखी बैठी थी मेरे इंतजार में, मुझे ये जानकर अच्छा नहीं लगा, प्लीज तुम ऐसा मत किया करो, तुम्हें नहीं पता मुझे कितना बुरा लगा है ये जानकर कि तुमने खाना नहीं खाया है। वही भाव्या ये सुन उसके रुके हुए आंसू बह जाते हैं, जिन्हें वो पोंछते हुए कहती है, तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो, गलती तो मेरी है, मैं ही बेवकूफ़ थी जो तुम्हारा इंतजार कर रही थी, आई एम सॉरी। जिस पर वृषांक उसे सामने करते हुए कहता है, मुझे तुम्हारे इंतजार करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम उसके चक्कर में खाना मत मिस करना,
प्रॉमिस करो। ये सुन भाव्या अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है, जिसे देख विशांत मुस्कुरा देता है क्योंकि इस वक्त भाव्या किसी क्यूट किट्टी की तरह लग रही थी जिसे उसके मालिक ने उसे डांटा हो। ये देखकर विशांत उसके माथे पर किस करता है और कहता है वेरी गुड, अब चलो और चलकर मेरे साथ खाना खाओ। ये बोल वो उसे भी अपने साथ बिठा लेता है और दोनों एक दूसरे को खिलाने लगते हैं। खाना खाने के बाद भाव्या जिद करने लगती है कि उसे आइसक्रीम खाना है, जिस पर पहले तो विशांत ये कहते हुए मना कर देता है कि भाव्या रात काफी हो गई है, कल चलेगी। जिसे सुन भाव्या गुस्से होते हुए कहती है तुम मेरी कोई बात नहीं मानते हो, हमेशा अपने मन की करते हो, जाओ मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगी। ये बोल वो अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेती है, जिसे देख विशांत को बहुत हंसी आ रही थी क्योंकि इस वक्त भाव्या बिल्कुल बच्चों जैसे नाराज हो रही थी जब उन्हें उनके मन की आइसक्रीम नहीं मिलती। अब इतना क्यूट बिहेवियर देखकर विशांत कैसे नहीं मानता है, तो वो खुद से ही बात करने का नाटक करते हुए कहता है चल भाई विशांत, अब कोई तुझसे नाराज हो गया है तो तू क्या कर सकता है। मैं तो सोचा था किसी के साथ चलकर आइसक्रीम खाऊंगा, लेकिन कोई नहीं, मैं अकेले ही चला जाता हूँ। भाव्या का ये सुनना था कि वो बच्चों की तरह उछलते हुए विशांत का पास आ जाती है और कहती है मैं चलूंगी, मैं चलूंगी। ये देख विशांत कहता है लेकिन तुम तो मुझसे बात नहीं कर रही थी ना। जिसे सुन भाव्या मासूम बनते हुए कहती है मैंने ऐसा कब कहा, तुम्हारे कान बज रहे होंगे, चलो जल्दी चलते हैं। ये बोल वो आगे चली गई। उसे इस तरह की हरकतें करता देख मुस्कुरा देता है और उसके पीछे चल देता है। दोनों आइसक्रीम खाने निकल जाते हैं जहां भाव्या अपनी हरकतों से विशांत को परेशान कर रही थी। जिसे देख विशांत भाव्या से कहता है तुम बहुत बदमाश होती जा रही हो। ये सुन भाव्या कहती है मैं कहाँ बदमाश हूँ, मैंने कोई बदमाशी नहीं की, तुम कुछ भी मत बोलो। ये सुन विशांत कहता है अच्छा तो ये सब क्या कर रही हो, चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह बैठती क्यों नहीं। ये सुन भाव्या को टिस करने के लिए उसके बेहद नजदीक जाते हुए उसके कान में कहती है बिकॉज आई एम ए बैड गर्ल। भाव्या की नजदीकी से विशांत बेहकने लगा था, लेकिन फिर उसने अपने आप को किसी तरह काबू किया और भाव्या से कहा तुम अब चुपचाप अपनी जगह बैठोगी, समझी। ये सुन भाव्या विशांत का लाल होता चेहरा देख मुस्कुराने लगती है। हमेशा विशांत उसे परेशान करता था, आज उसने विशांत को परेशान कर दिया था। कुछ ही देर में आइसक्रीम पार्लर आ जाता है तो विशांत भाव्या को वहीं रुकने का कहकर जाकर उसके लिए और अपने लिए आइसक्रीम ले आता है। वो जैसे ही आइसक्रीम लेकर आता है भाव्या तुरंत उससे दोनों आइसक्रीम छीन लेती है और विशांत को देखते हुए कहती है तुमने अपने लिए आइसक्रीम नहीं ली। ये देखकर तो विशांत जैसे ठगा सा रह जाता है और कहता है भाव्या तुम्हें इतनी आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, तुम बीमार पड़ जाओगी। जिस पर भाव्या आइसक्रीम खाते हुए कहती है तो क्या हुआ, तुम हो ना मुझे संभालने के लिए, तो मुझे चिंता करने की क्या जरूरत। उसने ये बोल तो दिया था लेकिन बोलने के बाद ही उसे ये एहसास हो गया कि उसे ये नहीं बोलना चाहिए था। वही विशांत के चेहरे पर ये सुन एक शैतानी मुस्कुराहट और वो भाव्या को देखते हुए पूछता है अच्छा। जिस पर भाव्या शर्मा जाती है और अपनी आंखें चुराते हुए कहती है क्या मैंने कुछ नहीं कहा, चलो काफी रात हो गई है। ये बोल वो मुड़ जाती है लेकिन विशांत उसे उसकी कमर से पकड़कर उसे बैकहक कर लेता है और कार के बोनेट पर आराम से बैठते हुए बोलता है तुमने सही कहा, मैं तुम्हें तो संभालूंगा लेकिन तुम्हें जो तकलीफ होगी उसका क्या तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। ये सुन भाव्या को बहुत अच्छा लगता है, वहीं वो ये सुनकर शर्मा भी जाती है जिसे विशांत देख तो नहीं सकता था लेकिन महसूस जरूर कर सकता था। तो विशांत बात घुमाने के लिए भाव्या से कहता है अब जब तुमने दोनों आइसक्रीम ले ली तो मुझे थोड़ा टेस्ट ही करा दो। ये बोल वो एक आइसक्रीम को जैसे ही खाने जाता है भाव्या उससे वो आइसक्रीम उससे दूर कर लेती है और कहती है नहीं ये मेरी है, तुम्हें चाहिए तो तुम दूसरी ले आओ, मैं अपनी नहीं दूंगी। ये सुन विशांत कहता है अरे अब टेस्ट के लिए कौन आइसक्रीम लेने जाएगा, तुम ही करा दो ना। ये बोल वो वापस आइसक्रीम खाने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन भाव्या वापस से उससे आइसक्रीम छीन लेती है और कहती है नहीं मैं नहीं दूंगी, तुम जाकर अपने लिए दूसरी आइसक्रीम ले आओ। ये सुनकर विशांत को एक शरारत सूझती है तो वो भाव्या से कहता है तो तुम मुझे आइसक्रीम नहीं खाने दोगी। जिस पर भाव्या भी अड़कर बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं। तो विशांत कहता है इतनी सी भी नहीं, जिस पर भाव्या कहती है नहीं बिल्कुल नहीं। ये सुन विशांत अपनी शैतानी मुस्कुराहट लिए कहता है ठीक है अब जो होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। ये बोल वो भाव्या को अपनी तरफ पलट लेता है और उसके होठों पर लगी आइसक्रीम को टेस्ट करने लगता है। वही भाव्या जब तक कुछ समझ पाती एक नर्म और गर्म एहसास उसके होठों पर उसे महसूस होता है जिससे उसे समझ में आता है कि विशांत ने उसे किस किया है। ये देखकर तो भाव्या शॉक ही हो जाती है। वही विशांत भाव्या को किस करने के बाद बिना उसे देखे बोलता है हम आइसक्रीम तो वाकई काफी अच्छी है लेकिन ये तीसरा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर कहाँ से आया, जबकि मैंने तो वेनिला और चॉकलेट फ्लेवर वाली आइसक्रीम लाई थी। वही भाव्या जो अभी भी शॉक में थी वो पहले तो शर्मा जाती है क्योंकि वो तीसरा फ्लेवर उसकी लिपस्टिक का था, लेकिन फिर विशांत को घूरते हुए कहती है विशांत आज तो तुम गए। ये बोल जैसे ही मारने के लिए अपना हाथ उठाती है तो पाती है उसके दोनों हाथों में तो आइसक्रीम है।
अब विशांत को इस क्यूट हरकत के लिए मारने से ज्यादा जरूरी तो आइसक्रीम थी, इसलिए वो अपना पैर पटकने के सिवाय कुछ नहीं कर सकती थी। वही विशांत उसकी बेबसी देखकर हंसे बिना रह नहीं पाया, जिसे देख भाव्या चीर जाती है और खींचते हुए कहती है, विशांत डॉट 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 तुम बहुत बुरे हो। जिस पर विशांत अपनी कॉलर उठाते हुए कहता है, हाँ जानता हूँ, बस घमंड नहीं किया कभी। ये सुन भाव्या और ज्यादा चीर जाती है। वो आगे कुछ कहती उससे पहले विशांत उसे वापस कमर से पकड़कर अपने बेहद नजदीक कर लेता है और बहुत ही सिदकते आवाज में बोलता है, वैसे मुझे ये तीसरा फ्लेवर ज्यादा पसंद आया, क्या मैं एक बार और इसे टेस्ट कर सकता हूँ। वहीं ये सुनकर भाव्या का दिल तो जोरों से धड़कने लगता है। वहीं विशांत ने भाव्या के जवाब का इंतजार किए बिना उसे किस करने लगा। वहीं भाव्या भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, उसने भी उसे किस बैक करने शुरू कर दिया। वहीं इन दोनों के चक्कर में बेचारी आइसक्रीम पिघल रही थी, लेकिन ऐसे माहौल में आइसक्रीम की किसे पड़ी थी। वो दोनों एक दूसरे के एहसासों में ही गुम हो गए। 65 जैसा बाप वैसी बेटी। अब तक आपने पढ़ा कि कैसे विशांत के दरे से आने से भाव्या उस पर काफी नाराज थी, जिसे देख विशांत ने उसे सॉरी बोला और दोबारा लेट नहीं होने की बात बोली, जिसे सुन भाव्या का गुस्सा गायब हो गया और वो उसके लिए खाना गर्म कर लाई। वहीं विशांत को जब पता चला कि भाव्या ने खाना नहीं खाया है तो उसके गुस्से की कोई सीमा नहीं रही और इस चक्कर में वो कुछ ज्यादा बोल गया, जिससे भाव्या दुखी हो गई। तो विशांत ने उसे माने के हुए आगे से ये सब करने के लिए मना कर दिया। वहीं भाव्या भी इसे मान गई। खाना खाने के बाद दोनों आइसक्रीम खाने गए, जहाँ भाव्या की शरारतों के चलते विशांत ने कुछ ऐसा किया जिससे भाव्या शर्म से पानी पानी हो गई। अब आगे कुछ देर यूं ही किस करने के बाद दोनों एक दूसरे से अलग हुए। अब तो भाव्या को विशांत से आंखें मिलाने में भी शर्म आ रही थी। वहीं जिस चीज के लिए ये सब हुआ था वो तो ना जाने कब का भाव्या के हाथ से छूटकर नीचे गिर चुकी थी। वहीं विशांत भाव्या को देखकर उसे चिढ़ाते हुए कहता है, अरे तुम्हारी आइसक्रीम तो खराब हो गई, मैं दूसरी ले आता हूँ। ये सुनकर भाव्या का मन तो किया कि कहीं से धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए, लेकिन फिर अपने आप को किसी तरह हिम्मत देते हुए कहती है, जी नहीं, मुझे अब कोई आइसक्रीम नहीं खानी, हम घर चल रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। लेकिन विशांत कभी भी उसे चिढ़ाने के मूड में था, तो वो कहता है, लेकिन मेरा तो मन हो रहा है आइसक्रीम खाने का। ये सुनकर अब की बार भाव्या ने विशांत के सीने में मारते हुए कहा, विशांत तुम बहुत बुरे हो, तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते हो, पहले खुद ही मुझे किस करते हो और बाद में खुद ही मुझे चिढ़ाते हो। ये सुन विशांत हंसते हुए कहता है, अब मैं क्या करूं, जब भी तुम मुझसे शर्माती हो तुम्हारा फेस इतना क्यूट हो जाता है कि मुझसे रहा ही नहीं और मैं तुम्हें चिढ़ाने पर मजबूर हो जाता हूं, क्योंकि उसके बाद जब तुम गुस्से से अपना मुंह फुला लेती हो तो और ज्यादा प्यारी लगने लगती हो, मन करता है तुम्हें खा जाऊं। ये बोल वो वापस से हंसने लगता है। वहीं ये सुनकर भाव्या और ज्यादा चीढ़ जाती है और उसे मारने लगती है। लेकिन तभी विशांत भाव्या का दोनों हाथ पकड़कर बड़े प्यार से कहता है, लेकिन इससे ये सच नहीं बदल जाएगा कि तुम वाकई में बहुत बहुत प्यारी हो और मैं मरते दम तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर भाव्या शर्मा जाती है और अपनी नजरें झुका लेती है। वहीं विशांत अब उसका हाथ छोड़ उसका चेहरा अपने हाथों में कर कहता है, तुम्हें मुझसे शर्माने की या फिर मुझे नजरें झुकाकर बात करने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ तुम हमेशा मुझसे नजरें मिलाकर बातें करो ताकि मैं तुम्हें महसूस कर सकूं। ये बोल वो भाव्या के माथे पर किस कर लेता है, जिससे भाव्या की आंखें अपने आप ही बंद हो जाती है और भाव्या विशांत की बाहों में समा जाती है। वहीं विशांत भी उसे अपनी बाहों में समेट लेता है, जैसे अगर उसने छोड़ा तो भाव्या उससे दूर चली जाएगी। और दोनों एक दूसरे के बाहों में एक दूसरे को सुकून दे रहे थे। काफी देर गले लगे रहने के बाद विशांत वापस से भाव्या को छेड़ने लगता है और छेड़ते हुए कान में कहता है, वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है यूं भी तुम्हें गले लगाए रहने में, मैं तो तुम्हें यूं भी पूरी जिंदगी गले खड़ा रह सकता हूं, लेकिन वो क्या है ना, रात काफी हो गई है और किसी को घर भी जाना था। ये सुनकर भाव्या जो अब तक विशांत के बाहों में सुकून से सींटी हुई थी, अचानक उससे अलग हो जाती है और विशांत को देखती है, जो चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट लिए उसे देख रहा था। वहीं भाव्या उससे नजरें चुराते हुए कहती है, जल्दी चलो हमें लेट हो रही है। ये बोल वो जाकर कार में बैठ जाती है। वहीं विशांत भाव्या को देखकर बहुत ही खुश था और अपने आप से कहता है, ओह विस्मयादिबोधक चिन्ह, आई एम लविंग दिस मोमेंट। ये बोल वो भी आकर कार में बैठ जाता है और दोनों घर की ओर चल देते हैं, जहां कार में भाव्या विशांत से नजरें ही नहीं मिला रही थी। ये देखकर विशांत ने भाव्या का हाथ अपने हाथ में ले लिए और ऐसे कार चलाने लगा जैसे उसने कुछ किया ही नहीं और आराम से गुनगुनाते हुए चले जा रहा था। वही भाव्या ये देखकर अंदर ही अंदर काफी खुश थी और अब उसने भी अपना सिर विशांत के कंधों पर रख लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। ये देखकर विशांत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। घर पहुंचते पहुंचते भाव्या विशांत के कंधे पर ही सो गई थी। उसे इतनी आराम से सोता देख विशांत मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और उसके माथे पर किस करते हुए कहने लगा,
ये सोते हुए कितनी क्यूट लगती है मेरी क्यूटी पाई। ये बोल उसने वापस से वृषांक के माथे पर किस कर लिया और उसे सोते हुए देखने लगा। कुछ देर बाद जब भाव्या की आंख खुली तो उसने देख वो घर पहुंच चुकी है और इस वक्त कार में है। और जब उसने सामने वृषांक को देखा जो कब से उसे ही देखे जा रहा था तो भाव्या ने उससे पूछा, घर आ